चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड की डिस्कशन। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बता रहा है कि कैसे जिस तरह से हम इंपोर्ट प्रोटेक्शन लगा रहे हैं वेरियस फर्म्स के लिए इंडिया में, तो उससे वो डोमेस्टिक मार्केट में तो compete कर सकते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में तो वो बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी कि इंटरनेशनली उनको compete करना है, तो तब उनका क्या बनेगा, क्या होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बात बोली जा रही है कि जितना हम इंपोर्ट प्रोटेक्शन किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में लगाते जाएंगे, ठीक है, जितना उसको डोमेस्टिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते जाएंगे, तो उतना डोमेस्टिक लेवल पे तो वो ग्रो करेगा। लेकिन जब बात आएगी कि अपने प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल लेवल पर आप जो है पेश करो, फिर जो इंटरनेशनली और कंट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ compete करो, तब जो है हमारी दाल जो है आगे नहीं गलने वाली है। तो इसके ऊपर जो है फोकस किया गया इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल के जो राइटर हैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के। तो उन्होंने बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया है कि जब से यूपीए 2 गवर्नमेंट बनी थी, ओके, तब से लेके आज तक बहुत ही बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स आए हैं इंडिया में, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ पर बात की गई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट, ठीक है, आईबीसी। तो इसको हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी बोलते हैं, जो स्पेशली लाया गया था कि जो बैंक्स के अंदर जो बैड लोन्स हैं, ठीक है, जो एनपीएस हैं, तो इन जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम से जो है निपटा जाए, तो उसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया था, ओके। तो उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स आए, जिससे कि जो बेनिफिट्स मिलते थे लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, तब पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाना शुरू हो गया। अब वो पैसे निकालते थे, फिर उससे जो भी राशन उनको चाहिए वो उनको सब्सिडाइज्ड रेट में जो है मिल जाता था, फिर वो लेकर उसको कंज्यूम करते थे। आगे नेशनल मेडिकल कमीशन लाया गया। तो इसकी क्यों जरूरत थी? क्योंकि मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो मेडिकल एजुकेशन, हायर मेडिकल एजुकेशन, तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है, स्टडी को लेकर, सिलेबस को लेकर। तो उसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन नया बिल लाया गया, नया एक कमीशन बनाया गया। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, इसके बारे में नॉर्मली सबको पता ही है कि 5 लाख तक के जो है आपको सरकारी मदद मिलेगी आप अगर अपना इलाज करवाते हैं, चाहे किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था से, ओके। उसके बाद यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स की बात की गई है, ठीक है, इसको हटाने की जब बात की गई है, ठीक है, ऐसा रिफॉर्म लाया गया। उसके बाद जो कमर्शियल माइनिंग है कोल में, वहाँ पर भी रिफॉर्म लाए गए, ठीक है। तो जैसे कोल घोटाला हुआ था, ठीक है, तो एक ऑपोजिशन की तरफ से यूपीए 2 की गवर्नमेंट की ऊपर जो थे आरोप लगाए गए थे कि कोल घोटाला हुआ था, ओके। तो इसके लिए यहाँ पर माइनिंग के लिए भी रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं वो लाए गए। तो ये सारी की सारी यहाँ पर एग्जांपल्स बताई गई हैं जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाई गई हैं। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो रिफॉर्म्स की पाइपलाइन है उसमें और भी कुछ रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन एक्ट, उसके बाद जो पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी है, और इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स। तो ये सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स में। कहीं पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग सेक्टर्स में आए और हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है वो सही हो। और हायर एजुकेशन स्पेशली वहाँ पर सिचुएशन इतनी सही नहीं है हायर एजुकेशन के मामले में, ठीक है, चाहे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारे लूप होल्स हैं। जो क्वालिटी है, क्वालिटी एजुकेशन, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमारे पास जो है ड्रॉबैक ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्लोबली भी अगर हम चेक करें तो बेशक हम बहुत सारे इंजीनियर्स बना रहे हैं और ग्रेजुएट्स बना रहे हैं, ठीक है, अगर जब पीएचडीज की बात करते हैं तो तब इनका जो नंबर है बहुत कम हो जाता है ग्लोबल लेवल पर। तो अगर अमेरिका और चाइना से कंपेयर करें तो वो हमारे से बहुत आगे हैं। तो यहाँ पर एक और बात बोली गई है, तो इतने रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत एक वेलकम स्टेप है। तो इससे कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट तो मिलेगी ही हमारे देश को। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात और बोली है कि इतने रिफॉर्म्स तो लेकर आए हैं, लेकिन जो चीज़ सरकार को टेकल करके चलनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, ओके, इसके ऊपर कोई रिफॉर्म नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करके चल रही है। सो इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड जैसे इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट यूएसए में जा रहा है, चाइना का कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है,
तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड पर बात की गई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपने जो यहाँ की मार्केट है, इंडिया की मार्केट का, उसको इस लेवल तक हम डेवलप करें कि वो इंटरनेशनली जो है, जो ग्लोबल मार्केट हब्स हैं, ठीक है, उनको कम्पीट करें। ओके, तो उनको कम्पीट करने के लिए यहाँ पर स्पेशली बात बोली गई है, जो इम्पोर्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है, उसको हटाना होगा। ओके, यहाँ पर कम करना होगा। आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो पॉलिसी हमने बनाई थी लिबरलाइजेशन की 1991 में, ओके, और 1991 में अडॉप्ट की थी, उससे हम थोड़ा सा भटक गए हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पर बात बोली है कि 2007 के बाद हम रुक से गए हैं, ठीक है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से फिर यू टर्न मार रहे हैं वापस फिर उसी एरा की ओर जहाँ से हम शुरू हुए थे। 1991 से बन के पहले जो सिचुएशन थी ना, तो उसी सिचुएशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो 1991 के पहले कौन सी सिचुएशन थी? 1991 से पहले ऐसा था कि बहुत ही कम वस्तुओं पर इंपोर्ट था, ठीक है, जैसे सिर्फ क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल था वही हम इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा और सभी सेक्टर्स में जो था इंपोर्ट प्रोटेक्शन लगाई हुई थी कि हमारी डोमेस्टिक जो मार्केट है ना, उसमें कोई हिलजुल ना हो। मतलब कि अगर कोई खिलौने बना रहा है इंडिया में, तो अगर चाइना के खिलौनों को हम यहाँ पर इजाज़त दे दें कि आप यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डंप कर सकते हैं, ठीक है, तो इंडिया अगर इंपोर्ट कर लेता है चाइनीज़ मार्केट में चाइनीज़ टॉयज़, तो डेफिनेटली वो इतने सस्ते हैं और इतने उनमें जो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो, ठीक है, जिससे कि आने वाले समय में जो इंडिया की टॉय मार्केट वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन 1991 से पहले थी, ठीक है, जब इंपोर्ट प्रोटेक्शन लगा के चलता था देश, ठीक है, हर एक सेक्टर्स में नॉर्मली, तो जिसमें यही चीज़ फोकस की जाती थी कि हमने जो चीज़ इंडिया में प्रोड्यूस करनी है, कोशिश करनी है कि उसकी कंजप्शन इंडिया में ही हो जाए, ठीक है। हालांकि हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम था, ठीक है। सो एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी चाहिए और जो है आपकी जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो बहुत कम होनी चाहिए, तभी आपका जो एक्सपोर्ट है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो चाइना इसी फंडा को लेकर चलता है, वो सस्ती चीज़ और क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड करता है, तभी इंटरनेशनल मार्केट में उसने अपनी डोमिनेशन बनाई हुई है। तो 1991 के बाद हमने एक ओपन मार्केट कर दी थी कि अपने इंडिया में भी जो हम इंपोर्ट प्रोटेक्शन काफ़ी सेक्टर से हमने हटा लिया था, कुछ सेक्टर्स में रखा था, ठीक है, काफ़ी सेक्टर से हमने इंपोर्ट प्रोटेक्शन हटा दी थी, बाहर की इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, और इंपोर्ट होना शुरू हुआ, तो इकोनॉमी जो है डेवलप होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ऑथर की, दोबारा से यू टर्न कर रहे हैं, हम उसी एरा की ओर वापस जा रहे हैं जहाँ से हम निकले थे। सो आगे ऑथर बात कर रहे हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि इंडिया अपने आप को आने वाले समय में जो है मॉडर्न अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर लेगा। ओके, सो इंडिया वैसे भी प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है अपने आप को, तो अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में अगर इंडिया ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो उठाया है ऑथर ने कि हमने ट्रांसफॉर्म होने के लिए कितना टाइम लेना है, क्या हमने 100 साल लगाने हैं, ठीक है, या फिर जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज ने जिस चीज़ को 2 या 3 डेकेड्स में हासिल किया है वैसे करना है। तो ईस्ट एशियन इकोनॉमी से अगर बात करें, ठीक है, जैसे एशियान कंट्रीज है, ठीक है, तो इनमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर 1991 से पहले एक जो था इकोनॉमिकली मिराकल आया था, ठीक है, एक अद्भुत करिश्मा हुआ था, इकोनॉमीज इनकी बहुत बड़े लेवल पर जो थी डेवलप हुई थी। रीजन यही था क्योंकि इन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी में चेंज किया था, और ट्रेड पॉलिसी में चेंज होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इनकी मार्केट्स ने जो था कम्पीट करना शुरू कर दिया। ओके, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने शुरू कर दिए, जिनकी वजह से इनकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो थी बहुत जल्दी ग्रो करी, और बहुत जल्दी ये थे जो कंट्रीज थे ईस्ट एशियन, ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में चेंज हो गए। तो इंडिया में 1991 के बाद जो था ये स्टेप्स शुरू किए गए, ठीक है। ये सब जो माहौल था ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का, इनको ऑब्जर्व करके इनकी क्या स्टेटस था, इनका क्या प्रोग्रेस थी, इन सबको ऑब्जर्व करके इंडिया ने 1991 में रिफॉर्म्स लाए थे। ओके, तो सीधी सी बात यहाँ पर यही बोली गई है कि हमें भी अपनी ट्रेड पॉलिसी के ऊपर जो रिकंसीडर करना होगा, अगर अच्छे से और जल्दी से हमने जो है अपनी इकोनॉमी को एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, आगे यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है, ठीक है, कि जिसने ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन हासिल की हो सिर्फ और सिर्फ अपने इकोनॉमी के जो डोमेस्टिक मार्केट है उसी के ऊपर फोकस करके, ठीक है। तो इन सभी इकोनॉमीज ने जो है बाहर की ट्रेड पॉलिसी है, जो बाहर से इनका मार्केट जो वेंडर है, ठीक है,
जो मार्केट्स कनेक्शन है उनको भी ध्यान पर रखा है, मतलब कि जो बाहर की ट्रेड पॉलिसी है उसको भी ध्यान में रखकर इन्होंने आगे प्रोग्रेस की है। तो इंडिया की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहते हैं ऑथर की इंडियन गवर्नमेंट जो है हमें अभी जो है सिर्फ इंटरिम लुक दे रही है, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की ओर फोकस कर रही है। तो इसका एग्जांपल के तौर पर रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स में इंपोर्ट बैन किया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट बैन हमने कर दिया, जैसे एपीआई जो है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दी है। उसके बाद जो कलर टीवीज हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स जो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं उनके ऊपर इंपोर्ट बैन लगा है, ठीक है। हालांकि ये सिचुएशन अगर चाइना के साथ हम रिलेट करके चले तो वहाँ पर जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने वो लिया है सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर, ठीक है, और जो एक तरह का जवाब दिया है लद्दाख जो इन्वेजन की है चाइना ने उसके लिए। ओके, फिर भी हमें जो है इसके ऊपर फोकस करके चलना होगा डोमेस्टिक मार्केट की ओर। सिर्फ हमें नहीं देखना है, हमें ये चीज़ भी देखनी है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से कैसे कम्पीट कर पाए, उसके लिए भी हमें पॉलिसी तैयार करनी होगी। ओके, तो जो ऑथर है उन्होंने अपनी रिसेंटली एक किताब जो है लॉन्च की है, ठीक है, तो उसका नाम है फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो यहाँ पर बात की गई कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो रैपिड ट्रांसफॉर्मर्स गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पर जल्दी से जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो वो जो है इंटरवेंशंस करती हैं, ठीक है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भी नहीं करती हैं, ठीक है। इंटरवेंशंस करती हैं, अपनी इकोनॉमी को देखती हैं कि बाहर क्या चल रहा है, कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ठीक है, और फिर उसी सिचुएशन के हिसाब से जो है अपनी जो ट्रेड है उसको एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पर बात की गई है कि मोर एवर दोस इंटरवेंशंस स्लो डाउन रेदर देन एक्सेलरेट ग्रोथ। ज़्यादातर ये चीज़ें भी होती हैं कि ज़्यादातर अगर कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट करती है अपनी इकोनॉमी में तो उससे जो बनी बनाई कई बार ग्रोथ होती है वो भी गिर जाती है, ठीक है, इकोनॉमी कई बार स्लो हो जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेती है किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी में इंटरवेंशन करके हमारी जो ग्रोथ है उसको बूम किया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरवेंशन की वजह से इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाती है। तो एक एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो डीमोनेटाइजेशन की एग्जांपल इंडिया में जो हुआ था, ठीक है, उससे भी इंडिया की इकोनॉमी जो थी कोलैप्स हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल लूँ वेनेजुएला की, तो वहाँ पर भी उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, वहाँ पर भी डीमोनेटाइजेशन हुई थी, ठीक है, वहाँ पर भी जो थे नए करेंसी नोट्स जारी किए गए थे, लेकिन इन्फ्लेशन रेट इतनी ज़्यादा हो गई, ओके, तो जिसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है उनकी जो वेनेजुएल बोलीवियर है, ठीक है, उसको अगर आप कंपेयर करो रुपीस के मैटर में तो उनका वैल्यू बहुत गिर चुका है, वेनेजुएल बोलीवियर का जो वैल्यू है बहुत गिर चुका है। तो ये सब चीज़ें बड़ी ही बारीकी से, ध्यान से, सूझबूझ से करनी होती हैं, ठीक है। इकोनॉमी में खास तौर पे कोई भी काम हो, ठीक है, इकोनॉमी अगर पूरे कंट्री के लेवल पर देखें तो बड़ी ही समझदारी से इसको चलाना होता है, ठीक है। तो इसी पथ के ऊपर जो है ऑथर बात कर रहे हैं कि ट्रेड पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी ट्रेड पॉलिसी होगी, हम अपनी मार्केट को इतने बढ़िया तरीके से डेवलप करेंगे, तभी आने वाले समय में जो है हम पूरी तरह से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट होंगे। देखिए, जब तक हमारी इकोनॉमी कंपटीशन नहीं देगी, ठीक है, सब सिर्फ अपने घर के दायरे के अंदर ही रहेगी, तो फिर ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी, ठीक है। बाहर जो डिमांड होगी उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? चाइना। चाइना अभी इसी पथ पे ऊपर चल रहा है। चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज में अपनी मार्केट हब बना ली है अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। इंडिया को भी चाहिए कि चाइना के साथ टफ कंपटीशन में आए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम अलग अलग सेक्टर्स में इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं, ठीक है। चाइनीज मोबाइल हम यूज करते हैं अलग अलग कंपनीज के, तो अगर ये हम बैन कर देते हैं चाइनीज मोबाइल्स, तो क्या इंडिया, ठीक है, अपने दम पर, ठीक है, जितने सस्ते रेट पर चाइना मोबाइल अवेलेबल करता है और जितनी क्वालिटी चाइना अवेलेबल करता है, क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना होगा, ठीक है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमी से जो हमारी जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो उनमें एक ट्रस्ट की भावना आए, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम कोशिश करें, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होगी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। करप्शन जो है, ठीक है, इसको हर किसी न किसी तरीके से टैकल करना होगा कि करप्शन जो है किसी भी प्रोसेस में ना चले। तो चाइना इन सब चीज़ों को देख के चलता है, हालांकि चाइना में भी करप्शन है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को टैकल कर चलता है। अच्छी और क्वालिटी चीज़ सस्ते दाम में वो लोगों को प्रोवाइड करता है। तो यही बात आगे की गई है कि हमें क्या लाभ होगा आने वाले समय में अगर हम ओपन ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ओपन ट्रेड रजीम में ऐसा होगा
ठीक है, जो हमारी फर्म्स हैं, ठीक है, वो भी जो है जो वर्ल्ड्स की बेस्ट फर्म है उनके साथ कंपटीशन करेंगी, ठीक है। तो जिससे आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कहाँ पर डिसेबिलिटी है, कहाँ पर खामियां हैं, ठीक है। तो उन खामियों को हम आने वाले समय में दूर कर सकते हैं, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो भी हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट्स में खामियां हैं, ठीक है, उनको दूर करके हम compete करें ग्लोबल लेवल पर, और अपनी जो कंपनीज हैं उनकी भी एक मार्केट जो छवि है पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है वहां पर बनाएं। ओके, तो अभी के दौर में अगर बात करें तो बहुत ही कम कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिनकी जो कार्स हैं वो जो है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, परचेज करने के लिए। साइकिलिंग की मार्केट है, ठीक है, जहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं बड़े पैमाने पर और कंपटीशन देते हैं। इसके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहां पर हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। खास तौर पे जो हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में तो हम अच्छे खासे हैं, लेकिन हार्डवेयर की अगर बात करें तो वहां पर अगर उसकी एक्सपोर्ट की बात करें तो वो इतना सस्ता हम प्रोवाइड नहीं कर पाते जितना कि चाइना कर लेता है। इसके अलावा और जो बात की गई है कि जब हम ओपननेस को छोड़ देते हैं, ठीक है, ओपन ट्रेड को छोड़ देते हैं और इम्पोर्ट प्रोटेक्शन को यूज करते हैं, तो जो कि हमारी जो फर्म्स हैं, ठीक है, वो जो है आगे बढ़े, लेकिन जो फॉरेन कंपटीशन है उससे अलग होकर उसमें पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने घरेलू मार्केट की ओर ही ध्यान दें। तो इससे जो ये सबसे बड़ी जो डिसेबिलिटी है ना, इसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे, ठीक है। इससे आने वाले समय में हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो फर्म्स ग्रो कर जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक एरियाज के अंदर ही वो रहेगी, आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगी किसी ना किसी तरीके से भी, ठीक है। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि ऐसी पॉलिसी एक चाहिए जो फर्म्स को जो है कंप्लीट कर सके डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो डिसेबिलिटी है, ये पॉलिसी जो है डोमेस्टिक मार्केट में तो वो अपने एक दूसरे को compete कर लेंगे, लेकिन जब बात आएगी ग्लोबली compete करने की तब ये फेल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर ऑथर बार बार जो है फोकस कर रहे हैं कि हमें ऐसी पॉलिसी लानी होगी, ओपन ट्रेड करना होगा, कि बाहर की जो कंपनीज है उनको हम कंपटीशन दें। तो अपने घर में तो सभी शेर हैं, तो असली वीरता तो तब पता चलेगी जब खुले मैदान में जो है दुश्मन भी होगा, ठीक है, तो हम भी होंगे, तब जब लड़ाई होगी तब पता चलेगा कि कौन जीतता है, ठीक है। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो इम्पोर्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है, अगर हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो उसके हिसाब से एक तरह का नॉन स्टार्टर का काम करता है इम्पोर्ट प्रोटेक्शन। डोमेस्टिक फर्म को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है, सिर्फ लिमिटेड हदों में इसको बांध के रख देता है। लेकिन चाइना आज के दिन में ऐसा नहीं कर रहा है, चाइना अपनी फर्म्स को जो है ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, चाइना की हदों से बाहर जा रहा है। तो जिससे क्या है, चाइनीज जो कंपनीज है बाहर जा जाकर जो है इन्वेस्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स ले रही हैं। तो जैसे इंडिया में भी बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अलग जैसे बहुत सारी कंट्रीज में हाईवेज के प्रोजेक्ट ले रही हैं, ठीक है। तो जैसे श्रीलंका की एक जो एग्जांपल है, जहां पर हम्बनटोटा पोर्ट जो था पूरा का पूरा डेवलप किया चाइना ने, ठीक है, वहां पर एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए, पोर्ट्स बनाए, हाईवेज बनाए, ठीक है। मतलब कि चाइनीज कंपनीज बहुत आगे बढ़ चढ़कर जो है पूरी वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज को जो है टक्कर दे रही हैं। ओके, सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि हम जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा जो है पिछले 17 सालों की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा और किसी सेक्टर के ऊपर हम फोकस कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत पिछले 70 सालों से हमने इंपोर्ट प्रोटेक्शन लगाया हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो जो कि 1991 के बाद भी जो है खास तौर पर जो है जिसको इंपोर्ट प्रोटेक्शन को हटाया नहीं गया, अभी भी वही इंपोर्ट प्रोटेक्शन चल रही है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में गाड़ियाँ, कार्स बनती हैं, ठीक है, और स्कूटीज, व्हीकल्स वगैरह बनते हैं, मोटरसाइकिल्स बनते हैं, ठीक है। तो वो जो है वहां पर हमने बड़े लेवल पर इंपोर्ट प्रोटेक्शन लगाई हुई है, ठीक है। बाहर की कंपनीज की कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होती। ओके, अगर कोई कंपनी इंडिया में आती है तो वो जो है टाई अप करके आती है। जैसे होंडा इंडिया में आई थी तो हीरो होंडा हुआ, ठीक है। कोई भी ऑटोमोबाइल की कंपनी इंडिया में आती है, जैसे बेंज है, भारत बेंज हो गया, ठीक है, लेलैंड है, अशोक लेलैंड है, ठीक है, डायरेक्टली। इसके अलावा अगर हमने कोई पार्ट इंपोर्ट करना है बाहर से, ठीक है, वो हम करते ही नहीं है ऑटोमोबाइल का, क्योंकि सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसीलिए किया गया था कि खास तौर पे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो हम डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसी को इम्प्रूव करें, उसी को ग्रोथ के ऊपर लेकर चलें। सो आगे बात की गई है कि
क्या रीजन है कि जो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है बहुत अट्रैक्टिव लगता है हम हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स है उनको? तो रीजन यही बताया गया कि ऊपर ऊपर से वो लगता है कि एक तरह का जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर हम उनकी जड़ों में जाकर देखें, अगर हम आउटपुट की बात करें, ठीक है, तो जो प्रोटेक्टेड सेक्टर है उसकी तो आउटपुट बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड तो कार्स की रहेगी, मोटरसाइकिल की डिमांड रहेगी, तो वो तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके आउटपुट निकाल देगा। लेकिन वही नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो किसी और सेक्टर ने भी यूज करनी थी, तो उसकी आउटपुट के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उसकी आउटपुट जो है कम आएगी। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज तो सभी सारे देश के लिए सेम ही है, ठीक है। अगर गाड़ी बनानी है तो उसके लिए स्टील चाहिए, ठीक है, तो एक और जो है दूसरी फर्म लगी हुई जिसने स्टील ही मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को अगर कंपैरिजन करके बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज दोनों के लिए इक्वली अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो उसको इंपोर्ट प्रोटेक्शन की वजह से, ठीक है, ज्यादा उनके ऊपर जो प्रोविजंस हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें, और जो स्टील नेचुरल रिसोर्सेज, जो स्टील कंपनी थी जिसने वही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके स्टील बनानी थी, ठीक है, उसके जो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट में भी जो है गिरावट आने को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात की गई है, ठीक है, स्टील को हम बाहर से जो है उसके ऊपर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, उसकी इम्पोर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार इंडियन स्टील जो है वो नहीं बिक पाती। हालांकि इंडिया की स्टील की ऐसी हालत नहीं है, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर ये आपको एग्जांपल तौर के समझाने के लिए ये एग्जांपल ली है, ठीक है। इंडिया की स्टील की भी डिमांड है, ठीक है, काफी बड़े पैमाने पर जो है हम प्रोडक्शन करते हैं स्टील की भी, और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि ओडिशा, ठीक है, जो कि अभी भी स्टील हब है, इसको आने वाले समय में एक बड़े पैमाने पर एज ए स्टील हब जो है हम ग्रो करें। तो जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर आगे यहाँ पर बात की गई है कि अगर हमने सीधे सीधे बात करनी है, अगर आउटपुट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो नेशन के रिसोर्सेज है बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड सेक्टर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर, वो तो एक्सपैंड कर जाएगा, लेकिन बाकी के जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको जो है एक्सपेंशन होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी इसकी वजह से। ओके, सो एक्सपेंशन, जो ऐसी एक्सपेंशन हम करेंगे तो ये एक तरह की पॉजिटिव सम एक्टिविटी नहीं है इकोनॉमी में, इसके ऊपर ऑथर बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर बात की गई है कि और अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो नेशन की सेविंग्स है, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब जो हम इंपोर्ट करते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट के मुकाबले, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यू से हमारे इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, तो तब हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है, जब हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे अलग सेक्टर्स में और किसी एक सेक्टर के ऊपर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, ठीक है, तो बाकी के सेक्टर्स तो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना, तो इसके ऊपर डेफिनेटली जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर और आगे बात की गई है कि अभी जो डोमेस्टिक सेविंग्स का रेट है, ठीक है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो वो जो उसका टारगेट लेवल है वो 1 से 2% है जीडीपी के, और ये रिजर्व बैंक जो है इसको टैकल करके चलता है। ओके, तो आगे बात की गई है कि डू इट फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के लिए काम करो। तो यहाँ पर सीधी से बात बोली गई है, ठीक है, कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, तो उसका डायरेक्टली जो है रिजल्ट यही निकला कि रिसोर्सेज जो थे, ठीक है, बाकी सेक्टर्स के लिए वो कम हो गए, ठीक है। तो देयर इज नो फ्री लंच। ओके, तो यहाँ पर आगे बात बोली गई कि आरबीआई जो है उसको एक्सचेंज रेट जो है वो मैनेज करके चलना होगा, ठीक है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, उसको भी जो टारगेट लेवल है उसको भी टैकल करके चलना होगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी वही बात बोली गई है कि एनी एफर्ट टू कर्टेल द इंपोर्ट्स ऑफ वन प्रोडक्ट थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वुड आइदर एक्सपैंड इंपोर्ट्स ऑफ अनदर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट्स। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अगर आप इंपोर्ट प्रोटेक्शन लगाते हो तो उसकी वजह से जो दूसरे जो इंपोर्ट्स हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, दूसरे सेक्टर्स में जो इंपोर्ट है उनमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन मार्केट्स के ऊपर। और दूसरा ये हो सकता है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली कम होगी। जब हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट के दायरे में हम कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ज्यादा। तो इसका कितना बुरा इम्पैक्ट है किसी सेक्टर के ऊपर इंपोर्ट प्रोटेक्शन लगाने का, इसके ऊपर अच्छे से जो है ऑथर ने हमें समझाया है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि वंस वी रिकॉग्नाइज दैट द नोशन दैट वी कैन ऐड टू जीडीपी बाय सिंपली रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक आउटपुट इज ए फैलेसी।
ओके, तो सीधी सी अगर यहाँ पर बात बोली, अगर हमने एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया कि हम जो भी अपने इंडिया में ओके इंपोर्ट कर रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं, सॉरी इंडिया में जो आउटपुट निकाल रहे हैं, तो उसको हम सीधे जीडीपी में ऐड कर दें, तो एक तरह की गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि ज्यादा सर्वाइवेबल नहीं है आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ पर बात बोली गई है, सो वी कैन कम बैक टू लुक ऑफ प्रोडक्टिविटी इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन दोनों के जो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी का क्या इफेक्ट है इन दोनों के ऊपर, इन सबको हमें समझकर देख के चलना होगा। कोशिश यही होनी होगी कि एक्सपोर्ट जो है इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें। सो आगे बात की गई है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उससे क्या है, जो इनएफिशिएंट फर्म्स है ना वो आगे आ जाती हैं, ठीक है, जो कि जिनको पता ही नहीं होता हमने क्या बनाना है, लेकिन फिर भी वो फर्म जो है आ जाती है कि हम फलाना प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उससे उनको क्या फायदा होगा, एक रिस्क फ्री मार्केट मिल जाएगी, ठीक है। तो इंडिया में अगर कोई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो बहुत सारी फर्म्स आगे निकल के आ जाएंगी। उनको पता है कि बाहर की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी नहीं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट प्रोटेक्शन लगी हुई है। ओके, तो फिर वो आगे काम करती हैं एक रिस्क फ्री मार्केट जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कोई रिस्क नहीं होता, अगर कोई रिस्क नहीं है तो उनका कोई प्लान भी नहीं होता कि हमने कैसे काम करना है, बिना प्लान के काम करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को वर्ल्ड मार्केट्स के अकॉर्डिंग जो है कंपेयर भी नहीं करते कि हम वर्ल्ड क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं इंडिया में या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल लिखी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की, ठीक है। तो पिछले 6 सालों में हमने जो किया है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि इस पीरियड में कोई भी ऐसी डोमेस्टिक फर्म सामने नहीं आई, ओके, जिसने प्रॉमिस किया हो कि वो जो है एक्सपोर्ट पावर हाउस में जो है तब्दील करेंगे अपनी फर्म को। ओके, सो कहने का मतलब जो भी कंपनीज इंडिया में फर्म में अभी पिछले 6 सालों में आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में, ओके, किसी ने भी अपनी जो है डोमेस्टिक छवि को इंटरनेशनल छवि में कंप्लीट जो है कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है, अपने आप को एक्सपोर्ट पावर हाउस में कन्वर्ट नहीं किया है। ओके, तो एक्सपोर्ट में हम तभी कर पाएंगे जब क्वालिटी चीज प्रोवाइड करेंगे वर्ल्ड को, और सस्ते से सस्ते दामों में हम प्रोवाइड करेंगे, तभी जो है हम एक्सपोर्ट जो है पावर हाउस उसका बन सकते हैं। तो एंड द पेस ऑफ एक्सपेंशन दिस सेक्टर हैज शोन इवन इंक्लूसिव ऑफ फॉरेन मल्टीनेशनल्स। तो एक्सपेंशन की अगर बात करें तो जो फॉरेन मल्टीनेशनल्स हैं उनका ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक्सपेंशन मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर कर दी है। ओके, तो इससे हमें सोचना होगा जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल एशियन ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, तो उनके जो पाथ है हमें उसके हिसाब से चलना होगा, जिस रास्ते पर वो चले हैं और अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में तब्दील किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा आने वाले समय में। सो लास्ट में ऑथर बोल रहे हैं कि अगर हमें जो कैपिटलाइज करना है अपनी इकोनॉमी को, बड़े लेवल पर बेनिफिट्स उठाने हैं, तो रिफॉर्म्स लेकर आओ, ठीक है, जिससे कि जो करेक्शन होने वाली है हमारे ट्रेड पॉलिसी में वो करेक्शन करो, ठीक है, और अच्छा माहौल एक प्रोवाइड हो, अपनी कंपनीज को बाहर कंपटीशन मिले, ठीक है, और हमें जो समझ आए, जब धक्के खा के हमें समझ आएगी ना हमारी फर्म्स को कि हाँ हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, तभी हम कंपटीशन दे पाएंगे फॉरेन कंपनीज को। स्टार्टिंग में अगर कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी मैटर करती है। ओके, टेक्नोलॉजी अगर आप सस्ते रेट पे प्रोवाइड करते हो, क्वालिटी से हिसाब से प्रोवाइड करते हो, तो आप कम्पीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप हार भी जाते हो, उससे भी हमें सीखना चाहिए, ठीक है। अगर हम कम्पीट नहीं कर पाते कोई बात नहीं, दोबारा से उठना चाहिए, ये चीजें देखनी चाहिए कि हमने कहाँ पर गलती की, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी में चेंज करती है तो गवर्नमेंट को जो है उसके पास पहुंचना चाहिए, पहुंच करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो कि किसी ना किसी तरीके से हम भी आगे बढ़े। तो ये कोई झटके से होने वाला काम नहीं है, इसमें 3-4 डिकेड्स लग जाते हैं। चाइना को भी 40 साल लग गए हैं, ठीक है, अपने आप को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट करते करते आज देखो पूरी वर्ल्ड में उसका डोमिनेशन है, ठीक है, हर कोई उसके प्रोडक्ट को अवेल करता है, चाहे वो यूके जैसी कंट्री है, ठीक है, जो कि किसी समय में एक सुपर पावर रह चुकी है। तो अमेरिका में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है चाइना के इंपोर्ट होते हैं। तो इसी तरह से हम भी आगे बढ़ सकते हैं अगर अपनी ट्रेड पॉलिसी के ऊपर फोकस करें तो लास्ट में यहाँ पर बात की गई है सपोर्ट की, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर बात बोली गई है कि वर्ल्ड क्लास हमने क्रिकेट प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, युवराज सिंह है, सौरभ गांगुली है और महेंद्र सिंह धोनी है। तो ये अज्यूम करो कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट ना खेलें, ठीक है, तो क्या हम उनको एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना सकते थे? सो टेस्ट क्रिकेट इसी तरह की है जिस तरह की मार्केट्स की कंडीशंस होती हैं,
ठीक है। तो हर एक बॉल पर आपको समझना होता है क्या शॉट करना है या नहीं करना है। पेशेंस जो आपके हैं वो सामने आते हैं। जितने ज़्यादा पेशेंस है उतने बढ़िया तरीके से आप ग्रो करोगे। ओके, तो यही सब कुछ जो है मैच करता है वर्ल्ड क्लास फर्म्स के साथ भी। ओके, तो यही था आज का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।